इतने में बाहर से कुछ अश्वारोही के आने की आहट होती है और राजीव बाहर जाता है। तो धर्मपद कहता है कि विशु से कहता है कि मगर यह तो उचित नहीं कि जब चारों ओर अत्याचार और अकाल की लपटें बढ़ रही हों और शिल्पी एक शीतल और सुरक्षित कोने में यौवन और विलास की मूर्तियां बनाता रहे। अगर मुझे महाशिल्पी के अधिकार मिले तो सौम्य कहता है मगर ये तो तुम कोणार्क को अभी तक कभी का पूरा कर चुके होते। तो धर्मपद इस कटाक्ष का जवाब देते हुए कहता है कि पूरा करना तो अभी भी कठिन नहीं है। तो सौम्य कहता है क्यों धर्मपद, तुम भूल रहे हो कि तुम महाशिल्पी आचार्य विशु के सामने खड़े हो। तुम्हें सोच समझकर बोलना चाहिए। पिछले 10 दिन से निरंतर चेष्टा करने पर भी ये मंदिर का कलश को स्थापित नहीं कर सके और तुम शास्त्रीय अध्ययन और अनुभव में शून्य होते हुए भी तुम कहते हो इसे पूरा करना कठिन नहीं है। अपनी शक्ति से बाहर की बात कर रहे हो युवक, ऐसा सौम्य कहता है। विशु जो अब तक इस वार्ता को मौन रह करके सुन रहा था बोला, नहीं सौम्य, उसे अपनी बात कहने दो। बोलो युवक, क्या तुम अम्ल के ऊपर शिखर को स्थापित कर सकते हो? करोगे? सोच समझ करके उत्तर दो, यह साधारण समस्या नहीं है। इतने में कोलाहल बहुत बढ़ जाता है। तेजी से के साथ राजीव का प्रवेश होता है ना, और हाँफते हुए और डरते हुए कहता है कि आचार्य महामात्य चालुक्य आ रहे हैं। विशु, सोम और धर्मपद एक साथ बोल उठते हैं कि आचार्य चालुक्य क्यों आ रहा है? सबके विषय में, सबके मन में यही शंका है कि वो क्यों आ रहे हैं। तो विशु कहते हैं चालुक्य यहाँ आ रहे बिना पूर्व सूचना के। जी हाँ, कोई अश्वारोही साथ है। बाहर तुरई की आवाज़ सुनिए। दूर से उच्च स्वर में प्रतिहारी बोलता है, सावधान सावधान, श्री महामात्य महादंडपाशिक राजरजुक चालुक्य पधारे हैं। आज का अध्ययन हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले अध्याय में हम देखेंगे कि चालुक्य कोणार्क मंदिर के निर्माण स्थल पर क्यों पधारे हैं। जय हिंद, जय भारत। इस चीज़ को हम कल देखेंगे, क्योंकि कल हमको पता चल जाएगा कि महादंडपाशिक के आने का कारण क्या है, वो किन बातों को, किन समस्याओं को लेकर के मंदिर में पधारे हैं।